समुद्र की तेज लहरें, हवा की तेज सनसनाती हुई आवाज, दूर कहीं लोहे की जंजीरों की खनखनाहट। चारों तरफ समुद्र, अनंत, गहरा, अकल्पनीय और रहस्यमय। लेकिन इस नीले पानी के बीच छुपा है एक ऐसा इतिहास जो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया भी जाता है। आज की ये कहानी है सेलुलर जेल की, जिसे लोग काला पानी कहते थे। ये कहानी है उस दर्द की जो 50 साल की सजा से भी लंबा था। वर्ष 1857। भारत की धरती जल रही थी, जिसे इतिहास में कहा गया भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। सैनिक विद्रोह कर चुके थे, रानियां तलवार उठा चुकी थी, किसान, विद्यार्थी, संत सब अंग्रेजों के खिलाफ थे। अंग्रेजों को पहली बार लगा भारत को सिर्फ तलवार से नहीं, डर से भी दबाना होगा। अंग्रेज दुविधा में के, अगर क्रांतिकारियों को भारत की जेलों में रखा जाए तो वे जेल में भी आंदोलन करेंगे, अगर उन्हें फांसी दी जाए तो वे अमर शहीद बन जाएंगे। तो उपाय क्या है? यही कि उन्हें भारत से इतना दूर भेज दो कि उनकी आवाज भी कभी वापस न लौट सके। वो जगह थी एक सुनसान द्वीप, अंडमान। अंडमान उस समय घने जंगल से घिरा हुआ था। दलदली जमीन, मलेरिया, जहरीले कीड़े, चारों तरफ समुद्र, भागना लगभग असंभव, और सबसे बड़ा डर था समुद्र पार करना। उस समय समाज में ये मान्यता थी कि समुद्र पार करने वाला अपवित्र हो जाता है, इसलिए काला पानी सिर्फ जेल नहीं था, ये सामाजिक मृत्यु थी। जेल का निर्माण 1896 में शुरू होकर 1906 में पूरा हुआ, लेकिन इसे बनाया किसने? तो जवाब है भारतीय कैदियों ने। इसमें 7 विंग, हर विंग में 3 मंजिला इमारत, कुल 693 एकल कोठरियां। प्रत्येक कोठरी लगभग 13.5 फीट बाय 7 फीट, जिसमें एक छोटा रोशनदान। डिजाइन ऐसा कि कोई कैदी एक दूसरे को देख न सके। बीच में एक वॉच टावर, वहां से पहरेदार सब पर नजर रख सकता था। ये विश्व में एकांत कारावास की सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी। कल्पना कीजिए, आप समुद्र पार करके यहां लाए गए हैं। हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीर। दरवाजा खुलता है, आपको एक छोटी अंधेरी कोठरी में धकेल दिया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बस ऊपर एक छोटी सी खिड़की हो, जहां से सिर्फ आसमान का एक कोना दिखाई देता हो। पहली रात, नींद नहीं आती। दूर से किसी की चीख सुनाई देती है। आप समझ जाते हैं, यहां इंसान नहीं, सपने कैद हैं। इसका दैनिक जीवन की बात करें तो सुबह 5 बजे तेज सीटी की आवाज, अगर नींद खुली नहीं तो लाठी, नाश्ते में पतली दाल और सूखी रोटी, और काम सबसे कठोर, तेल कोल्हू। कैदी को बैल की तरह जोत दिया जाता। दिन भर गोल गोल घूमते रहो। लक्ष्य 30 पाउंड तेल, कम हुआ तो कोड़े। कोड़े की सजा के लिए कैदी को खंभे से बांध दिया जाता। पीठ नंगी, चमड़े की मोटी पट्टी से वार, 20, 30, 50 तक। खून निकलता, लेकिन कराहना मना था। मानसिक यातना देने के लिए एकांत कोठरी, जहां कोई बातचीत नहीं, पत्र महीनों बाद मिलता। परिवार से संपर्क लगभग समाप्त। कई कैदी मानसिक संतुलन खो बैठते। कुछ ने आत्महत्या की कोशिश की, कुछ ने दीवारों से सिर टकराया। अंग्रेजों का मकसद था शरीर नहीं, आत्मा को तोड़ना। 1911 में एक जहाज अंडमान पहुंचा। उसमें थे विनायक दामोदर सावरकर, जिनको 2 आजीवन कारावास की सजा मिली थी, मतलब 50 साल। उन्हें कोल्हू में जोता गया, हथकड़ी बेड़ी लगाई गई। उनके भाई भी इसी जेल में थे, लेकिन दोनों में से किसी को इस बात का पता नहीं था। वहां पर न कागज न कलम। उन्होंने कील से दीवारों पर लिखा, फिर उसे याद किया और फिर रिहा होकर फिर लिखा। ये था मानसिक प्रतिरोध। अन्य क्रांतिकारी भी यहाँ रहे, जिनके नाम है बटुकेश्वर दत्त, बारेंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त। इन सब की कहानियां अलग हैं, पर दर्द एक। आज आपने काला पानी की केवल एक दहलीज पार की है। अभी आपने सिर्फ शुरुआत देखी है। अब हम जानेंगे फांसी घर की सच्चाई और वो पल जब इस धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। आपने सुना कैसे काला पानी सिर्फ जेल नहीं, एक मानसिक युद्ध था। आज हम उस दर्द की गहराई में उतरेंगे, जहां इंसान को तो तोड़ा ही जाता था, लेकिन साथ साथ उसके इरादे और आत्मा को भी तोड़ने का पूरा इंतजाम था। सेल्युलर जेल का नाम लेते ही एक नाम सामने आता है, जेलर डेविड बैरी। उसके नाम में ही बैरी शब्द जुड़ा था। वो केवल प्रशासक नहीं था,
वो डर का प्रतीक था। उसकी नीति साफ थी, इन क्रांतिकारियों को ऐसा तोड़ो कि ये कभी विद्रोह का नाम न लें। उसकी सजाएं कोड़े, हथकड़ी में जकड़कर खड़ा रखना, खाने की कटौती अंधेरी कोठरी से भी भयानक होती थी। कैदी कहते थे कि बैरी का नाम सुनते ही शरीर कांप उठता था। कोल्हू, मौत से भी बदतर श्रम। एक बड़ा लकड़ी का कोल्हू, बीच में मोटा डंडा। कैदी को उस डंडे से बांध दिया जाता। दिन भर गोल गोल घूमना, धूप, पसीना, घुटन, बस एक ही लक्ष्य, 30 पाउंड तेल। अगर 29 भी हुआ तो सजा। कई कैदी बेहोश हो जाते, लेकिन काम नहीं रुकता। ये श्रम शरीर को नहीं, आत्मा को थका देता था। सेल्यूलर जेल के अंदर एक विशेष कक्ष था, जिसमें 3 फंदे, एक साथ 3 लोगों को फांसी। फर्श में लकड़ी की पट्टी, नीचे खाली स्थान। लिवर दबते ही पट्टी हटती और शरीर झूल जाता। कोई अंतिम विदाई नहीं, कोई परिवार नहीं। रात में लाशों को चुपचाप समुद्र में फेंक दिया जाता। समुद्र सब जानता था। साल 1933। जेल के अंदर असंतोष बढ़ चुका था। कैदियों की मांगे थीं बेहतर भोजन, जबरन श्रम कम किया जाए और उनके साथ राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार किया जाए। जब अंग्रेजों ने इनकार किया तो कैदियों ने शुरू की भूख हड़ताल, जबरन खाना। डॉक्टरों ने नली गले में डाली, दूध और तरल पदार्थ जबरन डाले गए। कई कैदियों की हालत बिगड़ी। 3 क्रांतिकारी शहीद हुए। उनकी मौत की खबर भारत पहुंची और देश भर में आक्रोश फैल गया। यहाँ कैद थे बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। उनका उद्देश्य हत्या नहीं था, बल्कि आवाज उठाना था। जेल में उन्हें भी वही सजा मिली, कोल्हू, बेड़ियां, एकांत। लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। यहाँ कैद थे बारींद्र कुमार घोष। वे क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। उन्हें भी एकांत कारावास में रखा गया। कई बार मानसिक यातना दी गई, लेकिन उन्होंने बाद में लिखा, काला पानी ने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे मजबूत बनाया। उसी समय इसी जेल में क्रांतिकारी उल्लासकर दत्त भी यहाँ सजा काट रहे थे। उन्हें इतनी यातना दी गई कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में पागल हो गए थे या अत्याचार असहनीय था? जेल में मलेरिया, पेचिश, कुपोषण जैसी बीमारियां। डॉक्टर थे, लेकिन इलाज न्यूनतम। कई कैदी बीमारी से मर गए। उनकी मौत का कोई शोर नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज पीछे हट गए, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। 1943 में आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने यहाँ तिरंगा फहराया। ये पहली बार था जब इस धरती ने स्वतंत्र भारत का झंडा देखा। उन्होंने इन द्वीपों का नाम रखा शहीद और स्वराज। ये प्रतीक था बलिदान और आज़ादी का। काला पानी अब केवल दर्द की कहानी नहीं रहा, ये प्रतिरोध की कहानी बन चुका था। हम सुनेंगे कैदियों की निजी डायरी, उनकी अंतिम चिट्ठियां और आज़ादी के बाद इस जेल का क्या हुआ। हल्की बारिश, अनंत समुद्र की लहरें, कोठरी में टपकता हुआ पानी। नाम काला पानी। जहां शरीर जंजीरों में थे, लेकिन विचार समुद्र की लहरों से भी अधिक शक्तिशाली। आज हम उस जेल के अंदर और गहराई में उतरेंगे, जहां हर दीवार एक कहानी है और हर कोठरी एक इतिहास। कल्पना कीजिए, 13 फीट लंबी, 7 फीट चौड़ी, ऊपर एक छोटा रोशनदान जिससे सिर्फ आसमान का एक कोना दिखता है। न कोई साथी, न कोई आवाज, बस आप और आपकी सोच। दिन धीरे धीरे साल बन जाते थे। कई कैदियों ने दीवारों से बातें करनी शुरू कर दी। कुछ ने अपने कदमों की आवाज गिनना शुरू कर दिया। अकेलापन सबसे बड़ा हथियार था। कैदियों को पत्र लिखने की अनुमति थी, लेकिन कड़ी सेंसरशिप और पाबंदियों के साथ। हर शब्द पढ़ा जाता। कई पत्र कभी भेजे ही नहीं गए। कुछ कैदियों ने लिखा, माँ, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो समझ लेना मैंने भारत माँ की गोद में शरण ली है। कई माताएं जीवन भर इंतजार करती रहीं। विनायक दामोदर सावरकर, उनके दिन कोल्हू में बीतते, रात कोठरी में। उन्होंने कील से दीवार पर कविताएं उकेरी, सैकड़ों पंक्तियां याद की। उनका कहना था, अगर शरीर कैद है
तो विचारों को कौन रोक सकता है। उनकी ये दृढ़ता अन्य कैदियों के लिए प्रेरणा बन गई। जेल का ढांचा पहिए जैसा था, बीच में एक प्रहरी टावर, वहां से 7 पंखों पर नजर। ये संरचना आधुनिक पैन ऑप्टिकॉन सिद्धांत जैसी थी, जहां कैदी को हमेशा लगे कि उस पर नजर रखी जा रही है। ये मनोवैज्ञानिक नियंत्रण था। जेल में मलेरिया, पेचिश, त्वचा रोग, अस्पताल था, लेकिन सुविधाएं सीमित। कई कैदी कमजोरी से गिर पड़ते, लेकिन काम रुकता नहीं। बीमार होना भी अपराध जैसा था। जब भूख हड़ताल की खबर भारत पहुंची तो अखबारों में चर्चा हुई, देश में आंदोलन उठे, अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा। धीरे धीरे कुछ सुधार लागू हुए, श्रम में थोड़ी कमी, भोजन में मामूली सुधार, लेकिन अत्याचार पूरी तरह बंद नहीं हुए। 1942 में जापान ने अंडमान पर कब्जा किया। अंग्रेज हट गए, लेकिन शासन कठोर ही रहा। जेल का उपयोग कम हुआ, लेकिन द्वीपों पर नियंत्रण सख्त रहा। जब सुभाष चंद्र बोस अंडमान पहुंचे, उन्होंने तिरंगा फहराया। ये प्रतीक था कि काला पानी अब डर नहीं, आशा का स्थान बनेगा। उन्होंने द्वीपों का नाम रखा शहीद और स्वराज। ये सम्मान था उन वीरों के लिए जो यहाँ शहीद हुए। 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। कई लोगों ने सोचा कि इस जेल को गिरा देना चाहिए, लेकिन निर्णय हुआ इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने आजादी मुफ्त में नहीं मिली। आज यहाँ संग्रहालय, स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें, लाइट एंड साउंड शो। पर जब आप किसी कोठरी में खड़े होते हैं तो सन्नाटा बोलता है। दीवारें कहती हैं, हमने इतिहास देखा है। काला पानी सिर्फ अतीत नहीं, ये चेतावनी है कि स्वतंत्रता की कीमत हमेशा बलिदान से चुकाई जाती है। अब हम जानेंगे फांसी की रात का वर्णन, जेलर और कैदियों के संवाद, व्यक्तिगत घटनाएं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव की गहराई, स्वतंत्रता के बाद संरचना का आंशिक ध्वंस और राष्ट्रीय स्मारक बनने की प्रक्रिया। रात का सन्नाटा, दूर समुद्र की लहरें, हवा की तीखी सीटी, अचानक लोहे का दरवाजा बंद होने की आवाज। रात, सेल्यूलर जेल की रात, जहां अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं, कोठरियों के अंदर भी उतर आता था। जहां नींद नहीं, बस इंतजार होता था। इंतजार अगली सुबह का या अगली सजा का। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, जेल में सन्नाटा है। अचानक कदमों की आवाज, लोहे की चाबी घूमती है, दरवाजा खुलता है। चलो चलो। कैदी समझ जाता है आज अंतिम रात है। उसे फांसी घर ले जाया जाता है। 3 फंदे तैयार, फर्श के नीचे लकड़ी की पट्टी। पंडित नहीं, परिवार नहीं, कोई अंतिम विदाई नहीं। बस एक प्रश्न, आखिरी इच्छा, और कई बार उत्तर होता, भारत माता की जय। भारत माता की जय। लीवर दबता है, कुछ सेकंड और सब समाप्त। रात में लाश समुद्र को सौंप दी जाती। समुद्र जिसने अनगिनत बलिदान अपने अंदर समा लिए। जेलर डेविड बैरी और अन्य अंग्रेज अधिकारी केवल शारीरिक दंड नहीं देते थे, वे मानसिक खेल खेलते थे। पत्र रोक देना, परिवार की झूठी खबर देना, भाई को अलग विंग में रखना। विनायक दामोदर सावरकर के भाई भी उसी जेल में थे, लेकिन दोनों को वर्षों तक पता नहीं चला। ये केवल सजा नहीं, ये मन तोड़ने की रणनीति थी। क्रॉस बार की सजा, ये एक विशेष दंड था। कैदी के हाथ फैलाकर लोहे की छड़ से बांध दिए जाते, घंटों खड़ा रखा जाता। धूप, पसीना, मांसपेशियों में खिंचाव, लेकिन बैठना मना, कई बार बेहोशी तक। अत्याचार इतने बढ़ गए कि कुछ कैदियों ने जान देने की कोशिश की। किसी ने चादर से फंदा बनाया, किसी ने भूख से मरने का प्रयास किया, लेकिन पहरे सख्त थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वे शहीद बने, वे चाहते थे वे टूट जाएं। भूख हड़ताल केवल विरोध नहीं थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। जबरन नली गले में डाली गई, कई कैदियों के फेफड़ों में तरल चला गया, कुछ की मृत्यु हो गई। भारत में समाचार पहुंचा, अखबारों में चर्चा, आंदोलन। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद जेल के कुछ हिस्से तोड़ दिए गए, 7 में से 3 विंग नष्ट कर दिए गए। कुछ लोगों का मत था ये दर्द की निशानी है, इसे मिटा दो, लेकिन अन्य ने कहा नहीं, इसे बचाओ,
ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। 1979 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। अब ये केवल जेल नहीं, एक तीर्थ है। आज जब सूर्य ढलता है और शाम का अंधेरा उतरता है तो यहां लाइट एंड साउंड शो होता है। आवाज गूंजती है, मैं सेल्यूलर जेल हूं, मैंने इतिहास देखा है। और उस क्षण दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस यहां आए। उन्होंने तिरंगा फहराया, द्वीपों का नाम रखा शहीद और स्वराज। यह प्रतीक था कि बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इतिहासकार मानते हैं कि सेल्यूलर जेल ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे कठोर दंड प्रणाली में से एक थी। यहां उद्देश्य था उदाहरण बनाना, देखो अगर विद्रोह करोगे तो यही होगा। लेकिन हुआ उल्टा, काला पानी डर का प्रतीक नहीं, बलिदान का प्रतीक बन गया। अगर कभी आप सेल्यूलर जेल की किसी कोठरी में खड़े हों तो एक पल आंखें बंद करिए, आपको शायद कोई आवाज सुनाई दे, वंदे मातरम। वो आवाज आज भी गूंजती है। हम देखेंगे कैदियों की व्यक्तिगत जीवन कहानियां, स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव, ब्रिटिश दस्तावेजों के संदर्भ, सामाजिक प्रभाव, भारत की जनता की प्रतिक्रिया। धीमी ढोल की थाप, समुद्र की लहरें, दूर किसी की आवाज, वंदे मातरम। काला पानी, जिसे अंग्रेजों ने डर बनाने के लिए बनाया था, वही स्थान भारत की आत्मा का मंदिर बन गया। विनायक दामोदर सावरकर 1911 से 1921 तक यहां कठोर कारावास, दिन भर श्रम, रात में चिंतन। उन्होंने केवल सजा नहीं झेली, उन्होंने जेल को विचारों का केंद्र बना दिया। उनकी दृढ़ता ने कई कैदियों को टूटने से बचाया। बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली बमकांड के बाद यहां भेजे गए। उनका उद्देश्य हत्या नहीं, संदेश देना था। जेल में बीमारी, कमजोरी, लेकिन हौसला कायम। उन्होंने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। बारिंद्र कुमार घोष, क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण काला पानी की सजा। एकांत कारावास ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण का अवसर दिया। उन्होंने बाद में अपने अनुभव लिखे, जो आज इतिहास का दस्तावेज हैं। उल्लासकर दत्त, कठोर यातना, मानसिक संतुलन प्रभावित, लेकिन उनका संघर्ष बताता है, अत्याचार कितने भी बड़े हों, स्वतंत्रता की चाह उससे बड़ी होती है। ब्रिटिश रिपोर्टों में लिखा गया था, सेल्यूलर जेल इज डिजाइन्ड फॉर कंप्लीट आइसोलेशन एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, उदाहरण बनाना। जो भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दे, उसे यहां भेज दो। जब भूख हड़ताल और अत्याचार की खबरें भारत पहुंची तो आंदोलन उठे, अखबारों में लेख छपे, सभाएं हुई। लोगों ने कहा, यह अन्याय बंद होना चाहिए। काला पानी अब छुपा हुआ नहीं रहा। सेल्यूलर जेल का प्रभाव गहरा था। क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ा, जनता में जागरूकता फैली, अंग्रेजी शासन की क्रूरता उजागर हुई। ये स्थान डर का प्रतीक नहीं, बलिदान का प्रतीक बन गया। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। कई कैदी जो जीवित बचे, उन्होंने स्वतंत्र भारत देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। स्वतंत्रता के बाद बहस हुई, क्या इस जेल को गिरा दिया जाए? कुछ लोग चाहते थे दर्द की याद मिटा दी जाए, लेकिन निर्णय हुआ इसे संरक्षित किया जाए। 1979 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अब ये तीर्थ है। आज की पीढ़ी के लिए संदेश। आज जब युवा सेल्यूलर जेल की कोठरियों में खड़े होते हैं तो उन्हें एहसास होता है, आजादी मुफ्त नहीं मिली, हर ईंट में बलिदान है। काला पानी, जिसे अंग्रेजों ने डर का प्रतीक बनाया, वो आज गौरव का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। में हम देखेंगे गहन भावनात्मक क्लाइमैक्स, आधुनिक भारत से जोड़ना, अंतिम शक्तिशाली संदेश, जहां इतिहास केवल सुनाया नहीं जाएगा बल्कि महसूस कराया जाएगा। समुद्र की लहरें, धीमी शंख ध्वनि,
दूर कहीं वंदे मातरम की प्रतिध्वनि। ये वही धरती है जहां दर्द ने तपस्या का रूप लिया, जहां कैदियों ने हार नहीं मानी, जहां अंधेरी कोठरियों में भी स्वतंत्रता का सूरज उगता रहा। आज ये स्थान श्रद्धा का केंद्र है। जब आप वहां प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले दिखता है विशाल प्रांगण। दीवारें अब भी वही हैं, कोठरियां अब भी उतनी ही संकरी। हर कोठरी के बाहर नाम पट्टिका उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने यहां जीवन के वर्ष बिताए। वीर सावरकर की कोठरी, विनायक दामोदर सावरकर, उनकी कोठरी आज भी सुरक्षित है। जब कोई आगंतुक वहां खड़ा होता है तो कल्पना करता है कैसे उन्होंने दीवारों पर कील से कविता उकेरी होगी, कैसे उन्होंने हार नहीं मानी होगी। शाम होते ही वहां लाइट एंड साउंड शो शुरू होता है। आवाज गूंजती है, मैं हूं सेल्यूलर जेल, मैंने इतिहास देखा है। उस कार्यक्रम में कई वीरों का उल्लेख आता है। बटुकेश्वर दत्त, बारिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त और अनगिनत नाम जो इतिहास की किताबों में छोटे अक्षरों में लिखे हैं, लेकिन बलिदान में बहुत विशाल थे। आज के युवा जब वहां जाते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल होता है, लेकिन दिल में प्रश्न भी। क्या हम वैसी ही दृढ़ता दिखा सकते हैं? ये स्मारक केवल अतीत नहीं, ये भविष्य के लिए चेतावनी है। स्वतंत्रता को हल्के में मत लो। आज का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक सुंदर पर्यटन स्थल है। नीला समुद्र, हरे जंगल, शांत वातावरण, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा इतिहास है। कभी काला पानी शब्द डर पैदा करता था, आज वही शब्द गौरव पैदा करता है। ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल भूगोल नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का परिणाम है। इतिहास में कुछ नाम प्रसिद्ध हुए, लेकिन सैकड़ों ऐसे थे जिनके नाम भी नहीं बचे। वे किसान थे, छात्र थे, साधारण लोग थे, लेकिन असाधारण साहस रखते थे। ये कहानी उनके लिए समर्पित है। जरा सोचिए, एक अंधेरी कोठरी, बाहर समुद्र की आवाज, अंदर एक कैदी। वो जानता है शायद वो कभी घर न लौट पाए, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं, संकल्प है। वो धीरे से कहता है, भारत माता की जय। भारत माता की और जय। यही शब्द पूरे साम्राज्य को चुनौती दे देते हैं। सेल्यूलर जेल हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर हों, मनुष्य की आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने शरीरों को बंद किया, लेकिन विचारों को नहीं रोक सके। काला पानी अंधकार नहीं, प्रकाश का प्रारंभ था। ये थी कहानी अंडमान की काली कोठरी की, जहां से उठी थी स्वतंत्रता की सबसे मौन लेकिन सबसे प्रबल पुकार। इसी तरह की अनसुनी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल AI कॉप को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।